तो 2A के प्रश्न पत्र के कड़ी में हम लोग आज एक नए पेपर को देखते हैं। ये वेस्टर्न रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग जितने भी वीडियो हम बनाए हैं 2A का पेपर का, अगर आप लोग ध्यान से उस वीडियो को सुनिएगा और जो बीच बीच में हम बोलते हैं अगर उसको आप नोट कीजिएगा तो 2A तो पास करना बहुत ही आसान है। 2A करने के लिए तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो अकाउंट्स पोर्शन के क्वेश्चन है तो उनको भी वो यह ईजिली जो है सो सॉल्व हो जाएगा। 3A के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी रहेगा क्योंकि बेसिक अगर किसी का क्लियर रहेगा तो अच्छा है, फिर वो थोड़ा डीप में जा सकता है। तो आज का जो प्रश्न है यह एक्सपेंडिचर का प्रश्न है। तो इसमें ना 12 क्वेश्चन जो है मिला हुआ, ये मिलान करने वाला है, मैचिंग करने वाला 12 क्वेश्चन है। एक मित्र किसी ने कमेंट किया कि सर हिंदी में बोला आंसर बोला कीजिए। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें हिंदी में ही बोलता हूँ, बहुत कम ही बातें जो है सो इंग्लिश वाला बात सिर्फ पढ़ता हूँ। तो ये जो है सो हम लोगों को मैचिंग करना है। तो मैचिंग करने में ये 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। तो समझना है कि किसका किससे है। अगर हम ऐसे याद कर लेंगे तो बार बार भूल भी सकते हैं। अगर हम चीज़ों को समझ जाएंगे तो भूलने का तो कोई बात ही नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन है ईपीसी, तो ईपीसी है क्या? ईपीसी जो है, ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो ऑप्शन है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का, तो इसमें जो ऑप्शन है ये वाला है, डी वाला, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। यह जो है सो इसलिए शुरू किया गया है कि जैसे जिसमें इंजीनियरिंग है तो यह जो है सो इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब हो गया प्रोक्यूरमेंट ऑफ ऑल द इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी उसके लिए जो भी इक्विपमेंट खरीदा जाएगा वो प्रोक्यूरमेंट हुआ। और देन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिलीवर इट टू देयर क्लाइंट। अब यूजली जो है सो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन रेलवे में वो पीएमसी, पीएमसी देखिए ये एक नया बात आया कि पीएमसी। अब इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो पीएमसी का जो फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंट। अब यूजली जो है यह ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है पीएमसी के सुपरवाइज में काम किया जाता है। ईपीसी की आवश्यकता इंडियन रेलवे में क्यों हुई? तो इसका क्या है कि इन कन्वेंशनल जो है मतलब पूरा आधुनिक काल में जो पुराने समय के अनुसार कि जो आइटम जो है सो रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है सो योर ड्रॉप बैक क्या था? तो सर्वे में डिले होना, डिले इन प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट, डिले मेजरमेंट, इनएडुकेट फंड, कोस्ट ओवररन, टाइम ओवररन। जैसे कोई भी काम अगर टाइम से अगर नहीं किया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, पहले तो टाइम ओवररन होगा और टाइम ओवररन के कारण जो है सो कोस्ट ओवररन भी हो जाएगा, मतलब सामान का दाम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है सो शुरू की गई है। यह जो है सो लेटेस्ट और मॉडर्न मेथड है और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और डिज़ाइन और एस्टीमेट का इज लेफ्ट टू द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर नॉट द इंडियन रेलवे। मतलब इसके डिज़ाइन करना जो भी करना है वो जो भी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो लोग करेंगे, रेलवे का इसमें नहीं है। और असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन टू द कॉन्ट्रैक्टर। नाउ रेलवे इंजीनियर्स कंसंट्रेट ऑन द पॉलिसी मैटर। तो पॉलिसी मैटर को देखना रेलवे का काम रहता है। और इसके जो साइलेंट फीचर है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सब्जेक्ट टू द प्राइस वेरिएशन क्लॉज विद इन टाइम। एक टाइम दे दिया गया कि इस दिन इतने दिन के अंदर इस काम को होना है। अगर डैमेज ड्यू टू डिले तो इसमें 0.05% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 1 डे डिले।
सोच लीजिए, अगर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, सोच लीजिए अगर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें अगर डिले हो गया, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिले हो गया तो 0.05% जो है सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का चार्ज भी लगाया जाएगा एक दिन का, और मैक्सिमम डैमेज आर नॉट टू एक्सीड 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये भी इसमें से एक क्वेश्चन आ गया कि अगर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना चार्ज 1 डे का लगेगा, तो 0.05%, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो 10% लग सकता है। ये 10% से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। चलिए, अब तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मोटा मोटी ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो यानी पहला का हो गया डी नंबर। दूसरा है कि प्लान हेड 53। तो ये जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जितने भी प्लान हेड है सभी प्लान हेड का नाम याद कर लीजिए। जैसे ही प्लान हेड का नाम आप लोगों को याद हो जाएगा, बगैर झिझक के, बगैर टेंशन के आप पेपर में 4, 5, 7 नंबर का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसमें जो प्लान हेड 53 है, तो प्लान हेड 53 है कस्टमर एम्यूनिटीज। ठीक है, प्लान हेड 53 है कस्टमर एम्यूनिटीज, ये वाला कोई आई वाला है प्लान हेड 53 कस्टमर एम्यूनिटीज। प्लान हेड जितने भी होता है वो डिमांड नंबर 16 के तहत वर्क करता है, और जो है सो वह उसका जो एक्सपेंडिचर होता है सब कैपिटल से होता है। अब जो तीसरा है CO6 किसको कहते हैं, तो CO6 कहते हैं जो जब बिल आता है तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है बिल का, तो उसको कहते हैं CO6, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल। अब आ गया कि कैश इम्प्रेस्ड। कैश इम्प्रेस्ड क्या है? कैश इम्प्रेस्ड जो है, अब इसमें से ढूंढिए, पेटी एक्सपेंसेज है। कैश इम्प्रेस जो है क्या है, एक पेटी एक्सपेंसेज है। पेटी एक्सपेंसेज मतलब कि छोटे छोटे खर्चे के लिए जो है ना, ये वाला है कैश इम्प्रेस पेटी एक्सपेंसेज। ऐसे इसको पेटी एक्सपेंसेज कहा जाता है। अब कैश इम्प्रेस के बारे में अगर डिटेल जानकारी लेना है तो इंडियन रेलवे की जो फाइनेंस कोड का वॉल्यूम 1 है उसका पैरा नंबर 1050 1050 में कैश इम्प्रेस्ड के बारे में है। और इसका क्या है कि ऐसा कुछ मनी जो एडवांस में दिया जाता है किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, और उस फंड को यूज किया जाता है छोटे छोटे खर्चे में। रेलवे के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैश इम्प्रेस पेटी ऑफिस एक्सपेंसेज है, जैसे कि इसका जे नंबर में था। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द डाइट ऑफ इंडोर पेशेंट ऑफ हॉस्पिटल, इमरजेंट चार्जेज विच कैन नॉट बी फोर्सिन, इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना वो कैश इम्प्रेस्ड में होता है। जैसे अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका 15,000 एन अमाउंट और 50,000 जो है इसका एक रहता है, और इसके लिए एक सेंक्शन कराना पड़ता है पहले से। हर जिनको भी चाहिए कैश इम्प्रेस तो उनको एक सेंक्शन कराना होता है, और फिर पूरे महीने जो भी खर्चा होगा, सपोज कीजिए कि उनको 15,000 रुपया मिल गया, अब वो पूरे महीने खर्चा करेंगे। खर्चा कर करके जैसे उन्होंने इस महीने में 9,000 रुपया 9,000 रुपीज़ खर्चा किया, तो ये सारे बिल भेजेंगे अकाउंट्स में, तो उनको 9,000 रुपया फिर से मिल जाएगा। तो हर महीने के ओपनिंग बैलेंस जो है 15,000 ही रहेगा। ये होता है कैश इम्प्रेस्ड। अब है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट का मतलब क्या है? प्राइमरी यूनिट को कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ आई नंबर में है। प्राइमरी यूनिट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि किस उद्देश्य से खर्च किया गया है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे सैलरी का प्राइमरी यूनिट 01 है, DA का 02 है, PLB का 03 है। ऐसा प्राइमरी यूनिट के बारे में हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हो, उसके ना 8 डिजिट के एलोकेशन होता है। कितने डिजिट के? 8 डिजिट का एलोकेशन होता है। इसमें सपोज कीजिए अगर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है तो शुरू के जो 2 डिजिट होगा वो होगा डिमांड नंबर, फिर 4 डिजिट होगा वो होता है डिटेल हेड। सपोज कीजिए डिमांड नंबर 3 है तो डिमांड नंबर 3 हो गया। अब डिमांड नंबर 3 में 100, 200,
जैसे 100 पर्सनल का है, 200 अकाउंट्स का है, मतलब अकाउंट्स का खर्चा 200 में जाता है, तो इसका बन जाएगा सपोज कीजिए 210 11 ऐसे। और प्राइमरी यूनिट अगर सैलरी है तो 01। तो ये इस तरह जो है एलोकेशन बन जाता है। और अगर इसी तरह देखा जाए तो अगर कैपिटल का एक्सपेंडिचर है तो उसका भी 8 डिजिट का ही होता है। तो शुरू के जो उसके 2 डिजिट होता है वो होता है सोर्स ऑफ फंड। जैसे ये 20 कैपिटल का है, उसके बाद प्लान हेड, जैसे 11 प्लान हेड है तो 1112 डिटेल हेड हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी प्राइमरी यूनिट होता है। प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू का और कैपिटल का लगभग सेम ही होता है, कुछ कुछ प्राइमरी यूनिट अलग अलग होता है। चलिए अब ये है कि जेम क्या है। जेम क्या है, जेम का इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये जेम का है। जेम का ये वाला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब ये जो है सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यह एक नया कंसेप्ट है। और यह जो है सो लॉन्च कब हुआ था, जेम सॉरी जेम जो है सो 9 अगस्त 2016 को जेम लॉन्च किया गया था। और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और किसके द्वारा किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जेम कहाँ से लागू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में लागू किया था। और इसका जो है सो GFR जो है जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के तहत ये लागू हुआ था। और ऐड किया गया था 149। ये क्वेश्चन भी आता है कि जेम को जो GFR 149 है इसके तहत जो है सो लागू किया गया था। जेम से जो रिलेटेड कुछ बातें हैं अभी नया में कि 50,000 तक जो है जेम के थ्रू डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट किया जा सकता है। इसमें जो है सो बिड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद ये जेम का रूल्स है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है कि प्लान हेड 16 का नाम क्या है। तो प्लान हेड 16 का नाम है ट्रैफिक फैसिलिटी। प्लान हेड 16 का नाम है ट्रैफिक फैसिलिटी। अब फिर वही बात कि जैसे प्लान हेड 53 का था कस्टमर एमिनिटी, इसका है ट्रैफिक फैसिलिटी। अब GCC क्या है, GCC को कहते हैं जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये C नंबर वाला जो इसका ऑप्शन है ये होगा। GCC को कहते हैं जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझना ये है कि जैसे हम तो GCC का फुल फॉर्म बता दिए, लेकिन ये है क्या नए लोगों के लिए। ऐसे तो अधिकतर लोग जानते ही हैं जो इतने दिन से काम करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है, जैसे कितना EMD लगेगा, कितना परफॉर्मेंस गारंटी लगेगा, कितना LD लगेगा, और भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे GCC में लिखा रहता है, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। लेटेस्ट जो है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट GCC 2022 में रिलीज हुआ था। और उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हुआ हो उसमें एक आध। तो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स के लिए अलग है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग है, और स्टोर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग है। अगला क्वेश्चन है कि ROR क्या है। ROR को बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। ROR को बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ROR का जो आंसर होगा ये होगा वर्क्स चार्जेबल टू कैपिटल। तो ROR जो है किसी भी काम को शुरू करने के लिए ROR फिक्स किया जाता है, रेट ऑफ रिटर्न। और क्वेश्चन आता है कि ROR कितना रहता है, तो ROR रहता है 10%। ये एक क्वेश्चन है कि ROR कितना होना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न कितनी होनी चाहिए, तो 10% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, पहले तो मैं ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताता हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है GWE/GE मल्टीप्लाई 100। ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग। ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है,
ऑपरेटिंग रेशियो पूरे इंडियन रेलवे लेवल पे भी अलग से निकलता है और हर एक जोनल लेवल पे भी निकलता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो किसी भी एक जोनल लेवल पर जोनल रेलवे का एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है कि क्या जो है सो फाइनेंशियल चेकिंग कह सकते हैं कि जैसे कि एक ऑपरेटिंग रेशियो में यह जाना जाता है कि 100 रुपया अर्निंग के लिए कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। तो सपोज कीजिए अगर 100 रुपया अर्निंग के लिए 90 रुपया खर्च किया जा रहा है यानी ऑपरेटिंग रेशियो अच्छा है, और अगर 100 रुपया अर्निंग के लिए 110 रुपया खर्चा किया जा रहा है तो ऑपरेटिंग रेशियो सही नहीं है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है GWE अपॉन GE मल्टीप्लाई 100 ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज। अब सवाल है कि ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज में क्या क्या आता है। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज में डिमांड नंबर 3 से लेके 14 तक आता है। ऐसे डिमांड नंबर 3 से लेके 14 तक जो है GWE आता है। इसमें क्या है, जो 13 तक है उसको बोलते हैं डिमांड नंबर 3 to 13 उसको बोलते हैं OWE ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, डिमांड नंबर 3 to 13 को बोला जाता है OWE ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज। और जब इसमें डिमांड नंबर 14 का नाम है अप्रोप्रिएशन टू DRF एंड पेंशन, जब इसमें 14 ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है GWE, तभी बन जाता है GWE। तो खर्चे को आमदनी से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई और ग्रॉस अर्निंग। और ऑपरेटिंग रेशियो में जो सस्पेंस एक्सपेंडिचर है या सस्पेंड अर्निंग है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि MSOP पार्ट ए। MSOP पार्ट ए में क्या रहता है? तो MSOP पार्ट ए में वर्क्स मेटर रहता है। जितने भी SOP के पार्ट है उसको सभी पार्ट का नाम याद रखना है। तो इस तरह MSOP में जो है सो वर्क्स मेटर रहता है। अब ये 12वां और इस क्वेश्चन का लास्ट है कि एक्सचेकर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो एक्सचेकर कंट्रोल का है कंट्रोल ओवर कैश आउट गो, के नंबर वाला, कंट्रोल ओवर कैश आउट गो। अब ये एक्सचेकर कंट्रोल होता क्या है? तो एक्सचेकर कंट्रोल क्या है कि जैसे कि ये इस दूसरे वाले वीडियो में इसके बारे में तो बोल चुके हैं वैसे कि एक्सचेकर कंट्रोल जो है इसको बोलते हैं राजकोषीय नियंत्रण। और यह जो है सो फाइनेंस कोड के पैरा नंबर 540F में इसके बारे में दिया गया है। तो राजकोषीय नियंत्रण जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा बजट आवंटन के नकदी अंश में से प्रत्येक डिसबर्सिंग ऑफिसर द्वारा किए जाने वाले कैश आउटगो का समुचित रेगुलेशन किया जाता है। अब इसमें क्या है, एक्सचेकर कंट्रोल मतलब ये परिभाषा भी एक समझना जरूरी है कि राजकोषीय नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा बजट आवंटन के नकदी अंश में से प्रत्येक संवितरण अधिकारी द्वारा किए जाने वाले नकदी निर्गमन का समुचित विनियमन किया जाता है। वैसे मैं इसको डाल दूंगा, हिंदी में ही है, मैं अपना ब्लॉग से इसका लिंक डाल दूंगा। अब कैश आउटगो में क्या है कि कैश जैसे नगद जो है 70% लगभग रेलवे में कैश में खर्चा किया जाता है, बाकी के 30% एडजस्टमेंट में की जाती है। तो पहले जो 70% जो कैश है उसमें वे सभी लेन देन आते हैं जिसका भुगतान नगद किया जाता है या चेक जारी करके किया जाता है। मोटे तौर पर इस श्रेणी में कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों को किया जाने वाला भुगतान और सप्लाई और सेवाओं के उपलक्ष्य में निपटाए जाने वाले बिल या दावा भी शामिल है। और जो द्वितीय श्रेणी का है एडजस्टमेंट, इसमें लेखा यूनिटों के आंतरिक लेन देन होते हैं जिसमें नकदी का निर्गमन नहीं होता है। जैसे कि एक रेलवे से दूसरे रेलवे ने कोई अपने में ट्रांजैक्शन किया तो उसमें नकदी का निर्गमन नहीं होता है, उसको TC के जरिए एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट भेज के उस चीज़ को निपटाया जाता है।
अभी जो ये एक्स चेकर कंट्रोल है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नियंत्रण का उद्देश्य है एक ऐसी पद्धति की स्थापना करना जिससे कि कैश आउटगो का सही अनुमान हो सके और भुगतान की प्रगति पर यथोचित नियंत्रण रखा जा सके। इस प्रकार यह एक तरह से कह सकते हैं कि बजट नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन भी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैश को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिस्टम है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्स चेकर कंट्रोल है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी लेखा यूनिट है, एक रेलवे की जितने भी लेखा यूनिट है, अकाउंटिंग यूनिट है, वो क्या करता है कि हर महीने के 20 तारीख तक जो है बुक सेक्शन को अपना कितना खर्चा होगा वो डिमांड भेजते हैं, और फिर बुक सेक्शन उसको कंपाइल करके रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाता है। रेलवे बोर्ड फिर उसको कैश ऑथराइजेशन जो है महीना के प्रथम या दूसरे कार्य दिवस में क्षेत्रीय रेलवे को, जोनल रेलवे को सूचित कर देता है। कैसे? आजकल वेबसाइट पे आ जाता है। तो फिर उसके आधार पर जो है सो बुक सेक्शन जो है सबको बांट देता है। इस तरह जो है एक्स चेकर कंट्रोल का काम होता है। अब जो है ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।